चलिए आज हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। सिंपल फटाफट से अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। सबसे पहला स्टार्च। स्टार्च हमारे को कहाँ मिलते हैं? प्लांट में। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज सीरियल्स हुआ, रूट्स हुआ, ट्यूबर हुआ, सम वेजिटेबल जिसमें स्टार्च होते हैं। जो भी हम खाते हैं उसमें स्टार्च ज्यादातर होते हैं। देखो, दिस स्टार्च इज मेनली कंसिस्ट ऑफ एमिलोस। ये सारे के सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। तो दिस इज मेनली ऑफ एमिलोस। एमिलोस कंटेन 50 to 20% स्टार्च and amylopectin 80 to 85% starch. Amylose is soluble in water whereas amylopectin is insoluble. कैसे है अभी देख लीजिए। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो चीज आ जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, लिंक बैठ जाएगा। सिमिलरली यहां से वाटर निकल जाएगा, लिंक बैठ जाएगा। तो यहां पर आपके पास फर्स्ट कार्बन है तो दिस इज फोर्थ कार्बन। चेक कर लीजिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ वन। तो एमिलोस के अंदर जो भी अल्फा लिंक है वो है C1OC4 है, ठीक है। सिमिलरली एमिलोपैक्टिन में जो है वो लिंक यहां आया, एज वेल एज जो लिंक है यहां से भी वाटर आता है। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज कार्बन 6। तो ये जो अल्फा लिंक यहां भी है और अल्फा लिंक यहां भी है। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहां पर अल्फा लिंक आ गया है और यहां पर भी एक अल्फा लिंक आ गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ C1 और C4 है, यानी दो एमिलोज चल रहे हैं, उसके बीच में C1 और C लिंक आ जाता है। दैट इज कंसिडर्ड एज एमिलोपैक्टिन। आप जब पॉलीमर पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि एक होता है लीनियर पॉलीमर और एक होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर टाइप है, इसीलिए क्या है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर और ये थोड़ा बहुत वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो एमिलोपैक्टिन स्टार्च का 15 to 20% कवर करता है, जबकि 80 to 85% यानी मैक्सिमम पोर्शन एमिलोपैक्टिन है। इसलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्टार्च इतना वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। दिस इज द केस ऑफ स्टार्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट से सेल्यूलोज की बात करते हैं। इट इज द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल। इसका क्या है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ, यदि मैं बात करूं तो इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, यानी इसका होता है। अब देखिए यहां से आपके पास ये 4 कार्बन है, ये 1 2 3 4। तो देखिए यहां पर जो है ये वाटर निकल जाएगा, तो हियर इट इज लिंक, ठीक है। यहां वाटर निकल जाएगा तो ये लिंक आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये वो लिंक इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा वापस से, यहां पर C1OC4 लिंकेज मिलेगा, ठीक है। यानी सेलुलर जो है सेल वॉल में है, यानी जो भी है वुड में ज्यादातर काम आता है। ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, वहां पर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था। एमिलोस में लीनियर फॉर्म था और एमिलोपैक्टिन में क्रॉस लिंक टाइप था, ठीक है। यानी दो लीनियर के बीच में एक लिंकेज आ जाता है, दिस इज नॉन एज क्रॉस लिंक, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट जो आ जाता है पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन स्टोर इन एनिमल बॉडी एज ए ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है मेनली एमिलोपैक्टिन जैसा है बट उससे थोड़ा सा हाईली ब्रांच फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन जो है प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन, ये याद रखने का है, एमसीक्यू बनेगा यहाँ पर। आल्सो प्रेजेंट इन ईस्ट एंड फंगाई। ग्लाइकोजन जो होता है, जब भी हमारी बॉडी को किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जो है वो जरूरत जहां भी होती है वहां वो प्रोवाइड करा जाता है। इज इट क्लियर? तो ये है ग्लाइकोजन का काम है, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड्स हुआ, ठीक है। यदि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखें तो देखिए काफी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपने देखे हैं, जो मान लीजिए सीधी सी बात है, जहां पर फूड में काम आ रहा है, शेल्टर में काम आ रहा है, क्लोथ में काम आ रहा है, ठीक है। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। देखिए इंटेक क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करते हैं कि व्हाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। ध्यान दीजिएगा साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन भी 6 कार्बन रिंग है और ये भी 6 कार्बन रिंग है। यहां पर भी आप देखेंगे तो कार्बन 6 है, यहां पर भी कार्बन 6 है, बट हियर देयर इज ए 5 OH बॉन्ड। तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो आप बोलोगे बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ 5 OH बॉन्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव ए higher solubility due to the intermolecular hydrogen bonding with water। ठीक है, लैक्टोज से लैक्टोज क्या हो जाएगा, आपको देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये देगा गैलेक्टोज, है ना, और एक दे देगा ग्लूकोज। ठीक है, अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, है ना, एंड ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए यहां पर पेंटा एसीटेट ग्लूकोज है। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज प्रूव करनी है कि यहां पर आपको क्या है, एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप प्रूव करना है। तो होता क्या है कि इसके अंदर यदि आप NH2OH यानी ऑक्साइन, तो NH2OH डाले तो आप सोचते हैं कि इसके अंदर ऑक्साइन बन जाना चाहिए, तो यहां पर क्या है, ऑक्साइन नहीं बनता है। ऑक्साइड नहीं बनता है तो ये इंडिकेट क्या करता है, एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल है कि ये पेंटा एसीटेट ग्लूकोज के अंदर NH2OH डालते हैं तो ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है, विच की देयर इज द एब्सेंस ऑफ CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब प्रोटीन चालू करते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट जो चीज आ जाती है प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली द प्रोटीन जो भी आया है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस मींस प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ सोर्सेज सबसे ज्यादा है मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश एंड मीट। जो नॉन वेजिटेरियन है वो ये इसमें ज्यादातर वो खाते हैं, यदि जो वेजिटेरियन है वो ज्यादातर मिल्क या चीज, पल्स या पीनट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। दे occur in each part of a body। इनफैक्ट यदि आपका हेयर का ग्रोथ है तो वहां भी आपके पास है, केराटिन फॉर्म में है। ठीक है, मसल्स में भी प्रोटीन्स है। ठीक है, एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए फंक्शन प्रॉपरली करे उसके लिए प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। जैसे हेयर का ग्रोथ है, हमारी बॉडी के मसल्स का जो मेंटेन है उसमें भी प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यदि आप देखे जाए तो प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन क्या है, इट इज द पॉलीमर ऑफ एल अमीनो एसिड। यानी यदि आप देखेंगे एल का मतलब आपके पास जो भी OH या NH2 ग्रुप एट लेफ्ट साइड, यदि आप देखेंगे अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है कि जैसे CH2COH और NH2 है तो ये आता है अल्फा पोजीशन। तो आप ये भी बोल सकते हैं एल अल्फा अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं। तो अब आप देखिएगा जनरली क्या होता है कि एल अमीनो एसिड जिसके अंदर अमीनो यानी NH2 ग्रुप एंड एसिड का मतलब COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास बात करें, ठीक है, तो हमारे पास यदि स्ट्रक्चर देखें तो एक जनरल फॉर्म लेके चले तो यहां पर कोई भी G आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यदि आप L फॉर्म बोलना चाहते हैं तो NH2 यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, मेन फंक्शन ग्रुप यहां आ जाएगा और यहां पर G आ जाएगा। इसे आप बोल सकते हैं L अमीनो एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए L अमीनो एसिड, देखिए कई बार कई जो भी एसिड है, अमीनो एसिड है, इनका ट्राइवल नेम लिया गया है। जैसे मान लीजिए ग्लाइसिन है, यदि यहाँ पर H आ जाए तो उसे ग्लाइसिन बोलते हैं, या टायरोसिन जो है वो चीज से मिलता है। तो ये जनरली क्या है, ट्राइवल नेम अपने ओरिजिनल फॉर्म से भी लिए गए हैं। चलो आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे है इसलिए L अमीनो एसिड बोला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर इसका पॉलीमर फॉर्म होता है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म प्रोटीन्स। ठीक है, अब आप देखिए यदि मान लीजिए कुछ लिमिट तक उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं और बहुत हायर मॉलिक्यूलर मास आ जाता है तो उसे प्रोटीन बोलते हैं। इन शॉर्ट प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस करते रहते हो तो एंड में आपको मिलता है अमीनो एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल यदि आप बात करें, ठीक है, यदि अमीनो एसिड के एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एसिड, और इस अमीनो एसिड का पॉलीमर जो आएगा वो बन जाएगा
जैसे आप बोलते हैं, पहला एग्जांपल मान लीजिए ग्लाइसिन ले लिया, ठीक है। ग्लाइसिन क्या हो गया, यहां पर आपके पास H आ गया, ये COH आ गया, ये H आ गया, एंड दिस इज NH2, बट मेक श्योर दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड जो आ जाएगा एलानाइन, ठीक है। एलानाइन हुआ, NH2 हुआ, ये H हुआ, ये तो कॉमन स्ट्रक्चर हुआ, तो यहां पर आ गया है CH3। ये क्या हो जाएगा, ऑल द 4 कार्बन आर डिफरेंट, 4 वैलेंसी डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। इज इट क्लियर। यदि थर्ड मान लीजिए जगह मिले, थर्ड मिली है, यदि यहां पर CH2 बेंजीन रिंग आ जाए तो उसे क्या बोलोगे, फिनाइल एलानाइन, वो थर्ड लिख दीजिए, फिनाइल एलानाइन भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब अमीनो एसिड का बता रहा हूं। मान लीजिए यहां पर CH3 आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये कुछ अमीनो एसिड के मैंने एग्जांपल्स आपको लिए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये कुछ आ गया है, H, G की जगह H आ जाएगा तो ग्लाइसिन, G की जगह CH3 आ जाएगा तो वेलाइन, सॉरी एलानाइन, और CH2 बेंजीन रिंग आ जाएगा तो फिनाइल एलानाइन, और यदि आइसोप्रोपाइल आ जाएगा तो वेलानाइन आएगा, एस्पार्टिक एसिड आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। ऐसे करते करते बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद रखने की नहीं जरूरत है, शुरू के 2-3 याद रखने हैं। ये ध्यान रखना है, आपको सारा का सारा जो टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ वो देखना नहीं है, ठीक है, और पूछता भी नहीं है, और वो भी टेंशन लेनी। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो यहां पर क्लासिफिकेशन जो पहला आता है उसमें आता है एसिड, बेस और न्यूट्रल। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की बात करें, जैसे कि देखिए सिंपल सी बात है, एसिड क्या होगा, ज्यादा नहीं सोचना है कि यहां पर क्या होना चाहिए, अमीनो एसिड के अंदर प्रेजेंस ऑफ, यानी जो जी है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जी, प्रेजेंस ऑफ COH ग्रुप। यदि जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ COH ग्रुप है उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। ध्यान से समझ लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। यदि यहां पर G की बात करें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यदि मैं यहां पर G की बात करूं तो ये आ जाएगा, एसिडिक आएगा। यदि प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप है, प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप, जिसको आप अमीनो ग्रुप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जहां पर लिस्ट में आप देखेंगे जहां भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट है G में, वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और यदि नाइदर COH ग्रुप है नॉर आपके पास क्या है, NH2 ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर, जैसे अभी आप देखेंगे H, COH, NH2H, उससे अपन ने लिखा था ग्लाइसिन। यदि आप देखेंगे H, NH2, COH, और ये आ जाएगा CH3, तो ये क्या हो जाएगा, एलानाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल है। These are the example of neutral. Is it clear to all of you? Okay. अब मान लीजिए कोई भी यहां पर ग्रुप लगा है, Is it clear to all of you? देखिए यहां पर मान लीजिए CH2 COH लगा है या CH2 COH हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड्स, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। यहां पर आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना है, COH ग्रुप है तो ये आ जाएगा, एसिडिक आ जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मान लीजिए CH2 NH2 आ जाए, जिसको लाइसिन बोलते हैं, NH2 ग्रुप इज देयर, तो वो क्या आ जाएगा, बेसिक है। हालांकि कोई पूछता नहीं है, जो ज्यादातर है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। COH ग्रुप था तो एसिडिक, NH2 ग्रुप था तो बेसिक, नाइदर COH नॉर NH2, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अब देखिए यहां पर आपके पास एक चीज आ जाती है जिसे बोलते हैं ड्यूटेराइड।
क्या बोलते हैं, ड्यूटेराइड। ठीक है, अब आप देखिए ड्यूटेराइड क्या है, नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज जस्ट लाइक एज एम्फोटेरिक। तो देखिए ड्यूटेराइड के अंदर बात करें, सेकंड चीज में बात करूं ड्यूटेराइड की बात करूं तो मान लीजिए अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के अंदर आपके पास दो पार्ट है, H है, NH2 ग्रुप है, ये COH है और कोई भी G ले ले, आप इक्विलिब्रियम आप सेट करें तो दिस इज गोइंग टू बी NH3 प्लस, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा CO माइनस और ये G आ जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, ड्यूटेराइड। दिस इज नॉन एज ड्यूटेराइड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक होता है। आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब ये इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल एज वेल एज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यदि आप देख सकते हैं कि यदि आप यहां पर एसिडिक मीडियम डाला, यहां पर आपने एसिडिक मीडियम डाला, तो एसिडिक मीडियम डालेंगे तो NH3 प्लस, तो ये COH बन जाएगा, और यदि बेसिक मीडियम डाला तो ये क्या हो जाएगा, H, NH2, CO माइनस और G। ठीक है, यानी ड्यूटेराइड इन एसिडिक मीडियम, ड्यूटेराइड इन एसिडिक मीडियम गेट अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, गेट अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ड्यूटेराइड इन बेसिक मीडियम will form negatively charged, तो it will attract toward positive electrode। ये जनरली नीट में पूछा जा सकता है, बट यदि सिंपल कोई एसिडिक बेसिक मीडियम नहीं है, सिंपल न्यूट्रल है, तो इट इज कंसिडर्ड एज ए आइसोइलेक्ट्रिक, यानी नाइदर अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नॉर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके बाद यदि आप बात करते हैं देखिए थर्ड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आता है अमीनो एसिड का, वो आता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, थर्ड क्या जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। यहां पर आएगा एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, दूसरा आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी जिसकी जरूरत नहीं है। अब आप देखिए यहां पर अमीनो एसिड है, इसमें क्या है, इफ ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे मसल्स में होता है और हेयर्स में होते हैं, तो ये ऑलरेडी अपनी बाय बर्थ अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, तो इनकी कोई भी बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो आ जाएगा नॉन एसेंशियल प्रोटीन, है ना। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन ए बॉडी, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन ए बॉडी, यदि बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो क्या है, इट रिक्वायर फ्रॉम आउटसाइड, इट रिक्वायर फ्रॉम आउटसाइड एज ए फूड सप्लीमेंट, यानी फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना पड़ता है, फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं एसेंशियल प्रोटीन, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर है, हमें बाहर से जरूरत नहीं है, तो वो हो गया नॉन एसेंशियल। हमारी बॉडी में नहीं है बट हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, इसलिए जो बाहर से अपन लेते हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जैसे हम डे टू डे लाइफ में प्रोटीन्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क पीते हैं, चीज लेते हैं, या जो भी नॉन वेजिटेरियन है फिश है या मीट ले रहे हैं, यानी हमारी बॉडी को प्रोटीन्स ले रहे हैं, यानी वो एज ए फूड के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को इनटेक कर रहे हैं, तो दीज आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में फटाफट से बात करते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर है, रीडिंग करना है, वही क्लियर हो जाता है, सिर्फ रीडिंग करना है, कुछ नहीं, इसमें दिमाग वाला लगाना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर दो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, वन इज फाइब्रस एंड अनदर इज ग्लोबुलर। फाइब्रस जो है इट इज सॉल्युबल, पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पहले पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर। जो क्वेश्चंस बने गए हैं और ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बने हुए हैं तो जरूरी है। अब आप देखो यहां से क्या है OH और यहां से H चला जाएगा तो यहां से वाटर निकल गया। सिमिलरली यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यानी 2 मोल्स वाटर निकला। ठीक है, चीजों को समझिएगा। यहां पर जो आपके पास फॉर्मेशन जो आई है वो आई है NH2N CH2CO NH CH CH3 COOH हुआ है।
ठीक है। अब आप देखिए यहां पर जो CONH है उसे पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। दिस इज नॉन एज पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। बट मेक श्योर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये एंड और ये नाइट्रोजन एंड है और ये क्या है, कार्बन एंड है, तो ये भी एक काउंट करते हैं। कल को ये पूछा जाए हाउ मेनी पेप्टाइड लिंक है, तो आप सिर्फ एक मत लिख देना, ये और ये भी काउंट करना है, एंड वाला भी काउंट करते हैं। तो यहां पर हाउ मेनी डाइपेप्टाइड, 2 डाइपेप्टाइड लिंकेज। अब नेम भी पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी अपन ने पढ़ा है ग्लाइसिन, ये पढ़ा है एलानाइन। हमेशा ध्यान रखना इसमें कोई रूल नहीं है, जो सबसे राइट साइड में आएगा उसको एस सच नेम लिख देने का है, और जो भी लेफ्ट साइड में आएगा उसके पीछे ई हटा के YL लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनाइल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म GLY और ALA, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म GLYA और ALA है। इसे क्या बोलते हैं, फिनाइल, है ना, फिनाइल एलानाइन, इसे क्या बोलते हैं, एलानाइन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन, ठीक है। यहां पर जो स्ट्रक्चर आएगा NH2 and CH2 बेंजीन रिंग, ओके, CONH CH3 CONH CH2 COOH, ठीक है, ट्राई लिंकेज। ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, पेप्टाइड लिंकेज 2 है, तो यहां पेप्टाइड लिंकेज 3 है, लिख लेना ये। अब आप देखो यहां पर आ जाएगा, इसका नाम आया फिनाइल एलानाइन एंड लास्ट में ग्लाइसिन आएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म PH फिनाइल के लिए एला और GLY। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, क्लासिफिकेशन जो बात करें, यानी जो भी प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन है, डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर शेप। देखो, अब देखिए यहां पर आप बात करें प्रोटीन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे आप डिफाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर शेप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि सबसे पहला आपका जो आएगा वो आता है फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन की बात करें, ठीक है। देखिए यहां पर फाइब्रस प्रोटीन जो है, एक तरह से आप ये मान के चले कि ये स्टेट्स है और यहां पर लिंकेज है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा है, तो मान लीजिए यहां पर C+O NH होगा, ठीक है। इसी तरह का एक और अमीनो एसिड का लिंकेज होगा, H and C+O होगा। अभी अपन ने पढ़ा है अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा तो CONH बॉन्ड दुनिया भर के मिलेंगे। तो प्रोटीन के अंदर क्या बोलते हैं, ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। यदि यहां पर किसी तरह का लिंकेज है, यानी यहां पर क्या है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, है ना, और डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है, यानी इस तरह से आपके पास आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन, बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये किस में प्रेजेंट होता है, केराटिन जो है, ये कहां है, केराटिन की बात करें तो ये इट इज प्रेजेंट कहां है, हेयर में प्रेजेंट होता है और वूल में प्रेजेंट होता है, इज इट क्लियर, या सिल्क में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है माइटोसिन, ये कहां होता है, मसल्स में होता है, इसीलिए हेयर में जो केराटिन है या वो है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। दिस इज नॉन एज फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। एक यही वर्ड आप पढ़ोगे, डीनेचुरेशन, वो अभी मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा क्योंकि डीनेचुरेशन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर एक स्पाइरल सर्कुलर टाइप हो गया है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर आपका आ जाता है दैट इज नॉन एज ग्लोबुलर प्रोटीन,
ठीक है। सेकेंड जो आ जाता है दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। देखिए यहां पर आप देखेंगे इसका जो शेप है ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर CO बॉन्ड है तो यहां का NH बॉन्ड है, कुछ इस तरह का स्पाइरल होता है, स्पाइरल या स्पाइरल शेप आता है, स्पेरिकल शेप टाइप आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज का मतलब। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ आता है। बट ये क्या होता है, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल इन वाटर आया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर आया। हमारी बॉडी के अंदर देखें तो इंसुलिन हुआ, ठीक है, एंड एल्बुमिन, एल्बुमिन ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, अब आप देखो एल्बुमिन, यदि कोई भी नॉन वेजिटेरियन है, एग है, उसके अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। आप उसको वाटर में डालेंगे तो दिस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट जैसे ही उस एग को बॉईल करते हैं तो जो भी व्हाइट व्हाइट जैसा फॉर्म आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो होता क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज सॉल्युबल इन वाटर, यदि आप हीट करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द ग्लोबल, जो है वो फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल है, देखो ये स्ट्रक्चर नहीं याद रखने की जरूरत है, उनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। रीडिंग करके एनसीईआरटी में से रीडिंग करके रख दो। क्या होता है, एक वर्ड जो मिलेगा डीनेचुरेशन, एक वर्ड आएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या आगे टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आया, तो आप देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, आपने क्या करा, उसको हीट किया या उसका पीएच चेंज किया, चेंज इन पीएच है ना, या तो उसको हीट किया या चेंज इन पीएच हुआ, तो वो क्या बन जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन। इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू फाइब्रस प्रोटीन। ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या होता है, बिल्कुल बेसिक चीज है, इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, जैसे अभी एल्बुमिन था, वो ग्लोबुलर प्रोटीन था, आपने हीट किया यानी टेम्परेचर चेंज किया, इट इज गोइंग टू बी ए फाइब्रस प्रोटीन, उबला हुआ अंडा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उबला हुआ अंडा क्या वाटर के अंदर सॉल्युबल है, नहीं सॉल्युबल है, क्योंकि दैट हीट करने से उसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन से किसमें कन्वर्ट हो गया है, फाइब्रस हुआ है। यदि जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो देखिए मिल्क इज सॉल्युबल इन वाटर, बट यदि उसका कर्ड या पनीर बन जाए, तो क्या कर्ड और पनीर वाटर के अंदर सॉल्युबल है, नहीं। कर्ड बनाने के लिए उसका पीएच चेंज करना पड़ता है। ठीक है, पनीर बनाने के लिए कुछ हीट या कुछ भी जो चेंजेस करना पड़ता है। तो कर्ड एंड पनीर आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वेयरएज मिल्क इज सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज द एग्जांपल फॉर वेजिटेरियन स्टूडेंट। नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो जो एग है, एग के अंदर जो भी येलो पार्ट है एल्बुमिन, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बट यदि उसी एग को बॉईल कर देते हैं, इट इज गोइंग टू बी व्हाइट कलर। ठीक है, दैट इज द फाइब्रस प्रोटीन, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यह आगे का टॉपिक है, या आप पढ़ सकते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर पे चेंज करना बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द पीएच, यानी उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है उसको आपने नॉन नेचुरल बना दिया है। इज इट क्लियर? मिल्क नेचुरल था, एग जो है वो नेचुरल था, उसको आपने हीट करके या चेंज इन पीएच करके नॉन नेचुरल बना दिया है। इसे क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आगे का टॉपिक है, आप रीडिंग कर सकते हो, मैंने समझा भी दिया है। चलिए अपन न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इससे पहले थोड़ा प्रोटीन्स के थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूं। प्रोटीन्स के अंदर यदि अपन बात करें, डीनेचुरेशन अपन ने खत्म किया था। इससे पहले यदि अपन बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी प्रोटीन्स होता है, डिपेंड स्ट्रक्चर करता है। बिल्कुल एक लीनियर, अभी अपन ने पढ़ा था पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सिंपल एक लीनियर वे है, यानी इफ देयर इज एन नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज तो वो बनेगा प्राइमरी
प्रोटीन्स, ठीक है। यदि वहां पर स्पाइरल टाइप का है, स्पाइरल टाइप का आ जाएगा, उससे बोलेंगे बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। तो मैंने आपको स्पाइरल के अंदर बताया था कि यदि यहां पर स्पाइरल में एक CO है तो यहां पर NH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल टाइप का शेप आता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर जो अभी हमने फाइब्रस और ग्लोबुलर पढ़े हैं, दिस इज नॉन एज टर्सरी स्ट्रक्चर। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर क्या हो जाएगा, दो और ज्यादा से यूनिट, पॉलीपेप्टाइड की यूनिट, यानी यूनिट के बीच में यदि किसी तरह का लिंक हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, उसे बोलते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन से आप एनसीईआरटी से भी रीडिंग करके बात खत्म कर, ज्यादा नहीं सोचना है। ग्लोबुलर फाइब्रस बहुत इंपॉर्टेंट था, समझा दिया। डीनेचुरेशन समझाना था। ये जो स्ट्रक्चर है वो रीडिंग करके बात खत्म करनी है। देखिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर इंट्रोडक्शन आ जाता है कि न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर, आल्सो कॉल्ड हेरेडिटी। जो भी हमारी पेरेंट्स से जो है, फादर से स्पेशली जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, उसे हम इनहेरिटी बोलते हैं, सॉरी हेरेडिटी बोलते हैं। पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरेडिटी इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज कंसिस्ट ऑफ ए 2 पार्ट, 1 पार्ट इज प्रोटीन एंड सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आप देखिए, कई बार इनहेरिटी या हेरेडिटी जो भी बोले, इससे हमारे को कई अच्छी, किसी के पास फादर की हाइट अच्छी है तो हाइट अच्छी मिलती है। कई बार क्या होता है कि नेगेटिव चीज भी ट्रांसफर होती है, तो कोई उनकी बीमारी भी होती है, डिजीज होती है, वो भी ट्रांसफर होती है, जैसे डायबिटीज हुआ या कुछ इस टाइप की बीमारी भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि प्रोटीन्स है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। मेनली डीएनए ज्यादातर काम होता है, इनहेरिटी में डीएनए का रोल ज्यादा होता है। कई बार क्या हो जाता है, कोई बॉडी डेथ हो जाती है, वो कोई इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाता है, तो डीएनए से रिकग्नाइजेशन किया जाता है। उसमें लिखा जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी हम पढ़ेंगे जब स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे, यानी जो भी कंपोजिशंस हैं, इसमें शुगर कौन सी यूज हो रही है, इसमें बेस कौन सा यूज हो रहा है, और फॉस्फेट लिंकेज तो कॉमन ही होता है। शुगर प्लस जो बेस है उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, उसके अंदर फॉस्फेट लिंक आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, उसका पॉलीमराइजेशन आ जाता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। वो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो ये समझ में आ गया है कि जो भी इनहेरिटी या केमिकल ट्रांसमिशन हमारे पेरेंट्स से हमें हो रहा है, वो क्रोमोसोम के थ्रू हो रहा है, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए एंड डीएनए होता है। बिल्कुल सिंपल है, रीडिंग करके ही जाना है। अभी तक सब मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। विटामिन से या हार्मोन से उसके लास्ट में वीडियो के एंड में मैं लिंक मैं इसमें उसकी शीट डाल दूंगा, वो सिर्फ एक रीडिंग करके जाना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनते हैं जेडबी नीट में कि व्हाट इज द विच डिजीज इज ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए या B1 या B12। तो ये जो है एग्जाम से 1 या 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले चार्ट देख के ही जाना है। अभी आप वीडियो देखोगे तो नहीं याद होगा विटामिन का, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है और वाटर इनसॉल्युबल, वो एंड में मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो डिजीज कौन से होते हैं, किसकी वजह से, वो आपको इसी से ही पता चलेगा, ठीक है। चलिए अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए, न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपका सबसे पहला बड़ा कंपोजिशन होता है शुगर। शुगर कौन सी यूज कर रहे हैं, एक होती है बीटा डी राइबोस और होता है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस। यदि आप सेकेंड कार्बन पे देखते हैं, यहां पर ऑक्सीजन है जबकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और 5 वाला सेम है, बाकी दोनों नीचे हैं, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर भले बेस के लिखे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। अब मान लीजिए दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ बेस। बेस यहां पर लगेंगे, बेस यहां पर लगेगा और यहां पर फॉस्फेट लिंकेज लगेगा, ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले
कि जब डीएनए बनाना है तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और आरएनए बनाना है तो राइबोस शुगर होगी। ये क्लियर हुआ? तो सबसे पहले यदि आपके पास डीएनए बनाना है तो जो बेस यूज होगा और आरएनए बनाना है तो बेस कौन सा यूज होगा, ये ध्यान से सुनिएगा। शुगर तो राइबोस आरएनए के लिए और डीऑक्सीराइबोस डीएनए के लिए, ये तो क्लियर होगी। डी से डीएनए पता रहेगा, आर से आरएनए, ये भी क्लियर हो गया। देखिए एडेनाइन और जिनोनाइन ये दो बाइसाइक्लो रिंग है, ये दोनों एक केस के हैं और ये मोनोसाइकिल वाले हैं। तो जो बाइसाइक्लो है वो दोनों तो आएंगे, यानी ए आएगा और जी आएगा, यहां भी ए आएगा और जी आएगा, ये तो क्लियर हुआ। सीटी यहां पर क्या आ जाएगा, सीटी आएगा, ध्यान से समझिएगा, और यहां पर टी की जगह यू आ जाएगा, बस यूरेसिल आ जाएगा, यानी आपका एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन एंड थाइमाइन प्लस डीऑक्सीराइबोस डीएनए में आएगा और इंस्टेड ऑफ थाइमाइन की जगह यूरेसिल जो आएगा वो आरएनए में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर यदि कोई भी यूज कर रहे हैं, आप ये यूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, जब भी शुगर प्लस बेस इज नॉन एज न्यूक्लियोटाइड, शुगर प्लस बेस इज नॉन एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मान लीजिए यहां पर शुगर है और यहां पर क्या लग जाएगा, बेस, यहां पर क्या लग जाएगा, बेस, कोई भी बेस, चारों के चारों बेस है, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मान लीजिए मैं इसका ले रहा हूं, इसके अंदर यदि आप फॉस्फेट लिंक डालते हैं, फॉस्फेट लिंक, ठीक है, यानी फॉस्फेट लिंक को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज द फॉस्फेट लिंक। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं दिस इज द फॉस्फेट लिंक। तो फॉस्फेट लिंक यानी ये यहां पर क्या हो गया है, बेस, यहां पर क्या हो गया है, बेस, और यहां पर क्या हो गया है, फॉस्फेट लिंक आ गया है, P डबल बॉन्ड O और ये आ गया है, दिस इज नॉन एज फॉस्फेट लिंक। ठीक है, तो अभी आप देखिए शुगर प्लस बेस, ये आ जाएगा फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड, तो ये आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी आप इतना समझ सकते हैं, यहां पर सबसे पहले शुगर प्लस बेस, उसे आपने बोला न्यूक्लियोसाइड, यानी शुगर था उसमें कोई भी बेस है, 4 बेस अपन ने गिन लिए, उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और शुगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट लिंक आ गया, फॉस्फेट लिंक आ गया, तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज नॉन एज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब आप देखिए ये न्यूक्लिक एसिड है, तो समझिए इसी का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो मैं यही ले लेता हूं। मान लीजिए ये न्यूक्लियोटाइड है, कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए यहां पर आपका यही स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना, ये मेरा, सॉरी मैंने यहां पर O लगा देना या उसमें O ऑक्सीजन हटा देना, ठीक है ना, तो एक चीज आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहां पर एक राइबोस था, डीऑक्सीराइबोस था, तो आप यहां पर वो राइबोस लेते हो तो न्यूक्लियोसाइड में O लगा देना, और या H यहां रखते हो तो फिर वहां से O हटा देना, वो समझ जाइएगा। ठीक है, यदि आप यहां पर आप ये स्ट्रक्चर लेते हो CH2 और OP, तो ये जो O लिंकेज यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर एक लिंकेज आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये आ जाएगा बेस, ये H, ये OH, H, ठीक है, ये H, OH। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बना है, ठीक है, ये O माइनस, तो यहां पर आप देख सकते हैं थर्ड वाले कार्बन पे O, P और O, ठीक है ना, ये कुछ लिंक इस तरह से आ जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन होगा, ये भी होगा, ये भी आ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, मान लीजिए अपन ने यहाँ H रख दिया, यहाँ H रख दिया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज नॉन एज डीएनए। और यदि यहाँ OH होता तो आरएनए बन जाता। ठीक है, बेस क्लियर है। अब आप देखो एक आता है हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ हेलिक्स
हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो ये चीज समझ जाइएगा, इस तरह से स्पाइरल होता है। ठीक है, यदि आप यहां पर बात करें, स्पाइरल की बात करें, तो देखिए आपको पता है कि ए है, ए हैव ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद टी एंड सी हैव ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद जी, तो यानी एट सी जी, याद रख लीजिएगा एट सी जी। तो दिस इज द हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ दिस। टेक्स्ट बुक में एक प्रॉपर डायग्राम दे सकते हो, जैसे मान लीजिए ए है, यहां पर बेस ए है एडेनाइन और यहां पर थायमाइन है, तो आप देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया। मान लीजिए यहां पर बेस साइटोसिन है और यहां पर जिनाइन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस टाइप से आ जाएगा। तो एट सीजी याद रख सकते हैं, एट सीजी। तो ये क्या हो जाएगा, हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी मैंने आपको सिखा दिया है, जो हमारी बॉडी में हेरिडिटी का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा विटामिन और इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड पे बात कर लेते हैं। विटामिन में इतना ही ध्यान रखना है कि विटामिन इज अ वाइटल अमाइन, यानी इट इज एसेंशियल। ठीक है, मैं 2 मिनट में इसको वो कवर अप करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर यदि हम इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो मेनली डीएनए है, यदि वो एक हमारे जो बॉडी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो केमिकल के फॉर्म में जो हमारे स्टोर रहती है, इट इज ड्यू टू डीएनए। फिर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन जो होता है बिकॉज ऑफ डीएनए, इसीलिए जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो काफी लॉन्ग ईयर तक हमारी बॉडी में रह जाती है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो जो भी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है थ्रू द डीएनए, टू द आरएनए होता है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंस है, आप वो न्यूक्लिक एसिड के वो हम बात कर सकते हैं। देखिए दिस इज द टेस्ट फॉर बायोमोलिक्यूल स्पेशली फॉर द जेडब्ल्यू नीट स्टूडेंट, ये पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो था अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फ्रक्टोज को और ग्लूकोज को पढ़ा था, फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट देता है। एक्चुअली क्या होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है बट उसके अंदर आइसोमराइजेशन हो जाता है, इसकी वजह से वो ग्लूकोज में और इंटरचेंज होता रहता है। इसलिए कई बच्चों को लगेगा कि हाउ फ्रक्टोज कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये चीज का खासकर ध्यान रखना। ठीक है, तो वो इंटरचेंज हो जाता है, इसलिए वो टेस्ट देता है, ये चीज नोट करके रख लेना। फिर आता है मॉलिस टेस्ट। मॉलिस रिएजेंट होता है 1% अल्कोहलिक सॉल्यूशन अल्फा नेप्थोल। अल्फा नेप्थोल हमने लास्ट में अमाइंस के अंदर कॉप्लिंग रेशियो में पढ़ा था, अल्फा एंड बीटा नेप्थोल। उसको आप कार्बोहाइड्रेट में डालेंगे, किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो वहां पर एक वॉलेट रिंग फॉर्म होगी। तो दिस इज द टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट में आप डाल सकते हैं। प्रोटीन है तो प्रोटीन में ब्यूरेट टेस्ट होता है, कोई भी अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोटीन डाल दीजिए, उसमें CuSO4 1% डाल दीजिए, तो वॉलेट कलर होता है बिकॉज Cu2+ आर कैपेबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड अभी हमने पढ़ा है प्रोटीन हैव ए पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड है, तो CO और NH के साथ कॉपर क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देता है, तो वॉलेट कलर उसकी वजह से बनता है। ठीक है, तो दीज आर द टेस्ट फॉर द बायोमोलिक्यूल्स, ये पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू नीट स्टूडेंट। जब भी एग्जाम में जाएं ये पढ़ के जाइएगा, ये कब पूछे गए हैं। ठीक है, एक तो जो फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, अब आप देखिए जो लास्ट में हम बात कर सकते हैं विटामिन्स की। देखिए विटामिन्स पूरी की पूरी ट्रिक पे चलती है। विटामिन्स एक्चुअली इनिशियल इसको बोला जाता था वाइटल अमाइन, यानी मोस्टली इट इज द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यानी क्या हो जाएगा, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स है उसमें एक सपोर्टिव रोल विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल आता है, और उसकी कोई भी डेफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट डिजीज की यूज की जाती है। तो वो टेबल है, यानी जिसकी डेफिशिएंसी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, वो प्लीज एग्जाम से पहले भले बोर्ड लेवल पे हो, नीट लेवल पे हो, वो एक बार रीडिंग करके जाना है। ठीक है, अब आप देखो कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि द नेम ऑफ विटामिन बी या B12 का क्या नेम है। कोशिश करता हूं कि एंड में एक फंडा बना दूं, कोशिश है एटलीस्ट कुछ याद हो, बट यहां पर एक चीज आ जाती है विटामिन की, जैसे एक होता है वाटर सॉल्युबल होता है, और एक होता है फैट सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल भी इसको बोल सकते हैं। मैं ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, आपने दुनिया भर के पढ़ा है विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, डी।
ठीक है, ई के एच ये सारे पड़े हुए हैं, तो बट आपको क्या है सब याद नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखना है वाटर में वाटर सॉल्युबल है बी और सी, याद रखने का फंडा WBC, WBC याद रहेगा, यानी वाटर सॉल्युबल से बी और सी होता है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा वाटर बी और सी सॉल्युबल होता है, ठीक है, इसीलिए हमें सनलाइट और जो भी है विटामिन सी की रेगुलर जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में नहीं रुकता है, वो वाटर सॉल्युबल में यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, इसलिए इसकी जरूरत रेगुलर विटामिन सी की जरूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो WBC याद हो गया, बाकी जो बच गए हैं अदर जो है विटामिन दे आर फैट सॉल्युबल, ये ट्रिक से याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो भी टेबल है वो आपको देख के जाना है, ठीक है। अब कुछ मैं इसका फंडा बता देता हूं, मेरी कोशिश है विटामिन बी को याद रखने के लिए, और बाकी जो चीज है वो आप इन टेस्ट क्वेश्चन एक बार फटाफट से कंप्लीट करके ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। बाकी जो लास्ट में जो टेबल हार्मोन्स के हैं और विटामिन बी के हैं वो आप एक बार देख के खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि हार्मोन्स भी आपके काफी केमिकल मैसेंजर की तरह ही है, ठीक है, हार्मोन्स भी काफी कुछ हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में काम आते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोजन है, ग्लूकोज है या इंसुलिन है जो हमारी ग्लूकोज को काफी बैलेंस करता है। व्हाट दीज आर द हार्मोन्स, या मीन्स इनटेक फॉर्म में हार्मोन्स ले रहे हैं जो हमारी बॉडी को अनबैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से भी काफी डिजीज चेंज हमारी डिजीज आ जाती है, ठीक है। बट विटामिन B12, विटामिन बी या विटामिन BC इज वाटर सॉल्युबल, अदर आर इनसॉल्युबल, इतना ही याद रखना है, इसी से ऊपर नहीं पूछेगा। दूसरा प्रोफाइल पूछेगा, नेम पूछेगा, और तीसरा प्रोफाइल पूछेगा उसके डिजीज, बाकी कोई उसके सोर्सेस है वो एक बार देख के चले जाना, कोई पूछने वाला नहीं है, कभी पूछा भी नहीं गया है, ठीक है। नीट में जरूर पूछा जाता है, डिजीज ज्यादातर पूछे जाते हैं और विटामिन के नेम क्या होते हैं, ठीक है, ओके। देखिए फटाफट से विटामिन के फंडे पढ़ लेते, ABCDEFG होता है, ये HIJK, इतने के फंडे तो मेरे पास है, मैंने कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर रीसेल तुम्हारी रिच प्यारी प्यारी का, रीसेल तुम्हारी जो भी है लिख दो, तुम्हारी या तुम्हारी जो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारी या तुम्हारी ऐसा बोल दो, तो ना रीसेल तुम्हारी रिच प्यारी का, है ना, याद रहेगा। अब आप देखो कार तो बेच रही है, अब है अशोक, ठीक है, सिफ्रॉल यानी कॉफी याद रख लो, कॉफी या कैल्सीफेरॉल भी होता है इसमें, कई बार कैल्सीफेरॉल भी होता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी हो। कॉफी तो भाई पिला, ठीक है, अपन बोल दो भाई, ए भाई कॉफी तो पिला, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। कैल्सीफेरॉल होता है तो कॉफी याद रहेगा कैल्सीफेरॉल का, ठीक है। अब आप देखिए ये थोड़ा सा CF से कॉफी याद रहेगा, क्योंकि ये भी C है, ये कार और ये C है ना, तुम्हारा और तो फर्क है, ये प्यारी और पिला इसमें फर्क है, तो देखो ये PHY से पिला और PY से प्यारी, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इंटेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, ये बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन जरूर करके आए, इस पे JW पे भी बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एंड में ले रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता है अमीनो एसिड में क्या होगा, NH2CHGCOH, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखो मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हेलो एल्केन, तो सिंपल NH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, वो क्लियर लिख लेना, ठीक है। दूसरा, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, एग यानी एल्बुमिन यानी ग्लोबुलर प्रोटीन इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू फाइब्रस प्रोटीन, तो जो वाटर होता है, जो प्रोटीन जो बना है वो वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है, यहां पर क्या होता है, प्रोटीन एब्सॉर्ब वाटर, तो जिस और कहीं नहीं जाता है, बट वो रहता वही है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर प्रोटीन का चेंज है वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। इज इट क्लियर?
विटामिन सी कैन नॉट स्टोर इन वाटर बिकॉज दिस इज वाटर सॉल्युबल और यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाता है या स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड फ्रॉम डीएनए इंक्लूडिंग थाइमाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड थाइमाइन, तो यानी सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा थाइमाइन प्लस आपको क्या मिल जाएगा बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, प्लस फॉस्फेट, क्योंकि आपने न्यूक्लियोटाइड बोला है तो फॉस्फेट लिख के जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड कब होता है शुगर प्लस बेस और फॉस्फेट आ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, इसे आप क्या बोलोगे फॉस्फेट। इज इट क्लियर? अब आप देखिए आरएनए को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो नो रिलेशन ऑफ क्वांटिटी बिटवीन बेसिस। अब आप देखेंगे डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या होता है, ए के सामने टी आता है और सी के सामने जी आता है, जबकि आरएनए में ऐसा नहीं होता है। तो जितना अमाउंट का एडेनाइन होगा उतनी ही अमाउंट का थाइमाइन होगा, या जितनी अमाउंट का साइटोसिन होगा उतने ही अमाउंट का जेनाइन होगा जब हाइड्रोलिसिस डीएनए करेंगे। बट ऐसा आरएनए में नहीं है, यानी आरएनए में जो भी 4 बेस है उनमें कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आप इससे ये बोलेंगे कि आरएनए आर सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, इसका सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, कोई भी लिंक नहीं होता है। जैसे डीएनए में स्पाइरल होता है ना, तो वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एक चलता रहता है, कोई भी बेस का किसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, बिल्कुल चलता रहेगा। जैसे शुगर, ठीक है, यहां फॉस्फेट आया, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट आया, शुगर से बेस लगा हुआ है, शुगर से बेस लगा हुआ है, शुगर से बेस लगा हुआ है, ये लंबा चेन चलता रहेगा आरएनए का। बट क्या होगा, ये बेस बेस लिंक हो जाता है डीएनए में, इसलिए वहां पर हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया है। तो इसी तरह से आपका आज का चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है हम बात करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स इज ओवर, ठीक है।